नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे पहली खबर की। आपको बता दें कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत 2142 स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेजों और आयुष के चिकित्सकों को संबोधित भी किया, जहां सीएम योगी ने कहा कि 2142 स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है तो सभी अपने दायित्व को समझें और जीवन में कितना भी धन संपदा हो, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ नहीं है। स्वस्थ शरीर से ही धर्म साधना हो सकती है। एलोपैथ और आयुष विधा में एक साथ नियुक्ति पत्र मिल रहा है। सेवाओं में बेहतरीन परिणाम भी सामने आए हैं। हम लोगों ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। लगभग 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हम लोग आज के दिन पे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं। आज कोई गरीब ये नहीं कह सकता कि स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मुझे अपना उपचार कराने से वंचित रहना पड़ रहा है, क्योंकि चिकित्सक हमारे स्वास्थ्य के केंद्र हैं। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सीएचसी हो, पीएचसी हो, इनमें तो स्वास्थ्य की सुविधा मिल ही रही है, मेडिकल कॉलेज में भी मिल रहे हैं। और किसी को अन्य मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट संस्थान में जाके करना है तो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उसको उपलब्ध हुआ है। डायलिसिस की सुविधा 72 जनपदों में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। हर जिले में आईसीयू स्थापित हो चुके हैं। बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में 108 और 102 की जो एम्बुलेंस सेवा है, उनके रिस्पांस टाइम को भी न्यूनतम स्तर पर लाने के प्रयास किए गए हैं और उसके भी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। जब प्रयास प्रारंभ होता है तो परिणाम भी उसी प्रकार से हम सबके सामने प्राप्त होते हैं। आज 2 एम्स भी गोरखपुर में और रायबरेली में कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं। मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल की भी कोर्सेज प्रारंभ हो, क्वालिटी दी जाए, जिसके बारे में डिप्टी सीएम पाठक जी बता रहे थे कि मिशन निरामया के अंतर्गत एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि चिकित्सक के साथ साथ पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ की अपनी भूमिका है, वो बैकबोन होता है इस पूरी स्वास्थ्य सेवा का। और इस देश से क्वालिटी सेवा वे दे सकें, इसके लिए एक औपचारिकता नहीं बल्कि हम इस दिशा में भी बेहतरीन प्रयास कर सकें, यह एक प्रयास प्रारंभ हुआ है और उसी प्रयास के क्रम में आज हम सब यहां पर हैं। पहली बार प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखेंगे, इन सेवाओं के स्ट्रेंथनिंग के लिए हम लोगों ने प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए इनका अपना एक स्वयं का विश्वविद्यालय सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे यहां पे एक लखनऊ में बन रहा है। और उसी हमारी जो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सभी प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस से एफिलिएटेड होंगे। उससे उसने कार्य करना प्रारंभ किया, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। 2004 में पहली बार ईवीएम से चुनाव शुरू हुआ, आज फिर ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के बाद ईवीएम पर सियासत तेज हो गई है। देश के बड़े चेहरे में ईवीएम पर निशाना बना रहे हैं। सुनिए किसने क्या कहा। आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है और अगर वहाँ व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है तो कहीं न कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। जब ये मशीन पहले आई थी कांग्रेस के वक्त में, मैं चीफ मिनिस्टर, उस वक्त भी हमने इस मशीन के बारे में कहा था, उनसे पूछा था इलेक्शन कमीशन के लोगों से क्या इसमें चोरी हो सकती है, उन्होंने कहा हो सकती है। हमारी राय पहले दिन से ईवीएम के खिलाफ, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए और ईवीएम का विरोध तो सबसे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने किया था। जीत जाते हैं तो बल्ले बल्ले, हार जाते हैं तो ईवीएम, मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू, यही है ईवीएम। जनता आज एनडीए के साथ में खड़ी होते हुए दिख रही है
तो उसके बारे में उन्होंने तो चिंतन करने को ही होना। केवल ईवीएम के नाम पे आप अपना चुनावी मुद्दा नहीं बना सकते। कांग्रेस चुनाव हारने के कारण ढूंढ रही है और ईवीएम पर प्रश्न खड़े करना, ये उनकी, मुझे ऐसा लगता है कि सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। इतने बड़े नेता, आपको लोकतंत्र में व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है। कर्नाटक और हिमाचल के अंदर आपको विश्वास है और देश के अंदर बाकी अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो आपको ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करते हैं। तो ये तो कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, उसका वो कारण ढूंढ रहे हैं कि हम क्या कारण करें। भाई ये कोई नई बात नहीं है। विपक्ष जब जीत जाते हैं, तेलंगाना के जीत पर नहीं ईवीएम उठाए, पंजाब के जीत पर नहीं उठाए, हरियाणा हिमाचल के जीत पर नहीं उठाए। ये कोई नई बात नहीं है। जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम पर सवाल उठे। तौर पे जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के परिणाम आए हैं वो बेहद ही अप्रत्याशित और चौंकाने वाले हैं। विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ के बारे में जो हम लोगों का आकलन था, जो परिणाम आए हैं, वो इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ियाँ हुई हैं। उधर इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप शो होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके साथ ही 3 महीने बाद इंडिया गठबंधन होने वाली है। वहीं दम भरने वाले गठबंधन के 3 साथियों ने बैठक में आने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद इंडिया गठबंधन में फूट जगजाहिर हो गई है। और माना यह भी जा रहा है कि ममता और नीतीश के साथ ही सपा सुप्रीमो भी कांग्रेस को अपनी नाराजगी दिखा अपनी ताकत का एहसास कराने की कवायद में है, जिसके बाद अब कांग्रेस के लिए गठबंधन को साधना और सभी दलों को साथ लेकर चलना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। ये बात खत्म हो गई, अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। एक मिनट, अब हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। तो क्या वाकई में अखिलेश यादव का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, या फिर एक बार फिर वो कांग्रेस को अपनी अहमियत का एहसास करवा रहे हैं? जी, ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई, मगर अखिलेश ने बैठक से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया। वैसे तो ये भी तय था कि इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगे। ऐसे में अखिलेश यादव की कांग्रेस से दूरी क्या संकेत दे रही है, ये एक सवाल। देखिए, अगर इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ता, एक संदेश जाता, तो हो सकता है कि ये जो परिणाम आए हैं ये कुछ और होते। क्योंकि आज जो इंडिया गठबंधन पे सवाल उठ रहे हैं, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बड़ा दल है। बड़े दल के साथ उन्हें बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका निर्णय तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ही करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ये जरूर चाहती है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, और उसके लिए जो क्षेत्रीय दल हैं, जो जहां मजबूत हैं, उनका सहयोग, जो बड़ा दल है वो बड़े दिल के साथ। कांग्रेस को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में एक बड़ा झटका लगा है, मगर सवाल ये भी कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश में सपा ने अपनी ताकत का एहसास कांग्रेस को करवा दिया, या फिर सपा के दावे भी हवाई ही साबित हुए? क्या वाकई में समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ खड़ी होती तो क्या तस्वीर मध्य प्रदेश में कुछ और होती, या फिर सपा के दावे सिर्फ ख्याली पुलाव थे? देखिए, आंकड़ों के जरिए समझिए कि आखिरकार हकीकत है क्या। दरअसल समाजवादी पार्टी ने करीब 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, मगर समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही बयां करती है। अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ रैलियां हुई, मगर कोई कमाल नहीं दिखा। सिर्फ और सिर्फ 0.46% वोट ही समाजवादी पार्टी को मिले। हैरानी की बात यह है कि नोटा को समाजवादी पार्टी से 2 गुने यानी कि करीब 1% वोट मिले। सपा को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। वहीं आलम यह रहा कि समाजवादी पार्टी की 50 सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई। 43 सीटें ऐसी रही जहां समाजवादी पार्टी को 1000 से भी कम वोट मिले, और किसी भी सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर भी नहीं रहा। अगर राजस्थान का भी जिक्र कर लें तो राजस्थान में भी
0.01% वोट ही मिले, जबकि छत्तीसगढ़ में 0.04%। मगर उत्तर प्रदेश में सपा का एक और मुख्य विपक्षी चेहरा बीएसपी यानी बहन जी की पार्टी को अच्छे खासे वोट मिले हैं। बीएसपी का रिपोर्ट कार्ड बताता है कि मध्य प्रदेश में 3.40% बीएसपी को वोट मिलते हैं, जबकि राजस्थान में करीब 2% वोट बीएसपी का हाथी लेता है। अगर मध्य प्रदेश के रण की बात करें तो महज निवाड़ी ऐसी एक सीट रही जहां समाजवादी पार्टी में इंडिया अलायंस के गठबंधन तले चुनाव लड़ा जाता तो नतीजे बदल सकते थे, मगर बाकी जगह नतीजे तस्दीक कर रहे हैं कि साइकिल पंचर ही रही। खैर, अब मसला अखिलेश की नाराजगी को दूर करने का है और ऐसे में खबरें ये भी आ रही हैं कि अखिलेश यादव के गुस्से को ठंडा करने के लिए जिम्मा कांग्रेस ने आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सौंपा है। लालू अखिलेश परिवार के बहुत नजदीक हैं। ऐसे में लालू क्या अखिलेश यादव के गुस्से को शांत कर पाएंगे और क्या अखिलेश यादव मान जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे साथ। शुरू करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद विपक्षी दलों में खलबली मच गई है। जहां इतनी बुरी हार से कांग्रेस पहले ही आत्मचिंतन में लगी हुई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने भी अब कांग्रेस को परोक्ष रूप से आईना दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का संघर्ष है। वहीं अखिलेश के इस ट्वीट के बाद सब लोग इसका अलग अलग ही मतलब निकाल रहे हैं, खास करके भाजपा के लोग। उधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में हुए अपमान के विरोध में हिंदुस्तान आवाम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने पहुंचे। आपको बता दें कि बीते महीने नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में महिलाओं और जीतन राम मांझी को लेकर बयान दिया था। मांझी इन्हीं बयानों के विरोध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी के समर्थन में उनके बेटे संतोष कुमार सुमन और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार के गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज और नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह मंत्री ने इनका समर्थन किया। रुक करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के विवाद के चलते 6 दिसंबर को हिंदू संगठनों द्वारा दीपदान की बात कही जा रही है, जिसके चलते डीएम मथुरा शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी ने जिले में 144 धारा लागू कर दी है। बता दें कि 6 दिसंबर को लेकर प्रशासन चौकन्ना है, जिसको लेकर डीएम ने निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि किसी भी नए कार्यक्रम को लेकर कोई अनुमति नहीं दी है। साथ ही सुरक्षा प्रबंधन के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही रूटीन भी श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने जाएंगे। आपको बता दें कि बताया भी जा रहा है कि किसी भी संगठन को नई परंपरा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि जिला प्रशासन ने सभी संगठनों से अपील भी की है कि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था में व्यवधान ना डालें, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान की एक बार राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोबामेडी की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। बता दें कि घटना के बाद हड़कंप मच गया है। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि बदमाशों ने गोगामेडी को 4 गोलियां मारी है। घटना के वक्त गोगामेडी अपने घर में थी। पुलिस के मुताबिक गोलाबारी के बाद आसपास के लोग एकत्रित हो गए। गोगामेडी को तुरंत मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के वक्त गोगामेडी के साथ मौजूद अजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खबर हरदोई से है, जहां अपनी कमियां छुपाने के लिए अधिकारियों का नया कारनामा सामने आया है। आपको बता दें कि कमिश्नर के आने से पहले फरियादियों को कलेक्ट्रेट परिसर से पुलिस ने खदेड़ दिया। बताया यह भी जा रहा है कि फरियादी कमिश्नर के पास अपनी फरियाद लेकर आए थे और हरदोई फरियादियों को खदेड़ दिया गया कलेक्टर साहब के आने से पहले। अगली खबर लखनऊ से है, जहां ओवर स्पीड से बढ़ते हादसों को लेकर ट्रैफिक पुलिस सख्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बरतते हुए 100 से ज्यादा रफ्तार में दौड़ती हुई गाड़ियों को 34 गाड़ियों को बकायदा चिन्हित किया गया और इस दौरान पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर सभी के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज की है। साथ ही इस साल ओवर स्पीड में 55,800 से ज्यादा वाहनों के चालान किए गए हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि सिर्फ नवंबर में ही 22 दिन के भीतर पुलिस ने 5,540 लोगों के चालान ओवर स्पीड के चलते काटे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक स्कूल शिक्षक पर आरोप लगा है कि उसने डेस्क पर धार्मिक नारा लिखने पर छात्र को सजा दे दी। आपको बता दें कि आकाश नगर के एक स्कूल में कक्षा 7 के विद्यार्थी ने डेस्क पर जय श्री राम लिख दिया, तो उस टीचर ने सजा के रूप में उसके मुंह और सिर पर फ्लूइड लगा दिया। इसका पता लगने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता ने हंगामा किया तो टीचर को निलंबित कर दिया गया। इस दौरान बजरंग दल के नेता अश्विनी कुमार ने बताया कि डेस्क पर जय श्री राम लिखने पर कक्षा 7 के बच्चे के मुंह और सिर पर फ्लूइड लगा दिया गया, जिसके बाद बच्चा पूरे दिन स्कूल में ऐसे ही बैठा रहा। वहीं आए दिन शहर या कस्बों में आवारा घूमते पशुओं से घटनाएं सामने आती रहती हैं। वैसा ही एक परिदृश्य राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि खबर दिल्ली के रिठाला से है, जहां गौवंश सड़क पर आवारा घूमने पर मजबूर हैं, जो कि किसी भी बड़ी दुर्घटना के संकेत हो सकते हैं। रुक करेंगे अगली खबर की। खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली के गुहार शहर क्षेत्र के गल्ला मंडी से है, जहां धान क्रय केंद्र संचालक और बिचौलियों का बड़ा गठजोड़ किसानों की मेहनत पर पानी फेर रहा है। आपको बता दें कि किसान एक हफ्ते से अपना अनाज लेकर क्रय केंद्र पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनके धान की खरीद के बजाय बिचौलियों के धान की खरीद की जा रही है। वहीं बारिश के चलते किसान अपनी ही आंखों के सामने अपने जीवन की जमा पूंजी को क्रय केंद्र संचालकों की बेरुखी की वजह से बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं। वहीं क्रय केंद्र संचालकों की जवाबदेही कौन तय करेगा और किसान की समस्या का निवारण कौन करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। भारी बारिश के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। ऐसे में क्रय केंद्र संचालकों को उनकी जो जवाबदेही है वो कौन तय करेगा। खबर बिजनौर से है, जहां तेज रफ्तार ने एक युवक की जिंदगी को निगल लिया। आपको बता दें कि बिजनौर के बाईपास मार्ग पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवती बुरी तरीके से घायल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर हापुड़ से है, जहां थाना देहात क्षेत्र में एक ट्रक के क्लीनर से 53,000 की लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर बरेली से फ्लाई लेकर हापुड़ आए थे।
इसके साथ आपको यह भी बता दें कि लूट करने वाला आरोपी अपने और 2 साथियों के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया। तभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। क्या हुआ तेरे साथ भैया? वहीं अगली खबर फतेहपुर से है, जहां सिपाही ने वर्दी में रील बनाई है। बता दें कि रील बनाने का और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बहुत तेजी से। वहीं एसपी ने सीओ जाफरगंज को जांच सौंप दी है। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।